वेलकम बैक लिसनर्स। कैसे हो आप सब लोग? जिस कहानी को आज हम सुनने वाले हैं वो एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरा एक आंखों देखा किस्सा है जिसने जीवन की एक कड़वी सच्चाई से मेरा सामना बचपन में ही करवा दिया। और आज मैं वही किस्सा आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। हम शिखरपुर रेलवे स्टेशन के पास में जो रेलवे कॉलोनी है उसके क्वार्टर में रहते थे। मेरे पापा रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उस दिन हमारे घर की बेल बजी। सुबह का समय था। हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शर्मा जी घर पे हो क्या? ये आवाज तो जानी पहचानी थी। खिड़की से मैंने झांक कर देखा। बाहर मेन गेट पर कानाराम अंकल खड़े थे। उनका असली नाम क्या था वो हमें पता नहीं था, लेकिन हम सब बच्चे उनको इसी नाम से बुलाते थे क्योंकि उनके कान पर बड़े बड़े बाल थे। मेरी बहन अंकिता उनकी आवाज सुनकर क्वार्टर के मेन गेट तक पहुंच चुकी थी। मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लो नींबू, अपने गार्डन के हैं, बिल्कुल ताजा। दीदी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथों में कानाराम अंकल के दिए वो 10-12 नींबू थाम लिए थे। उन नींबुओं का रंग गहरा पीला और बिल्कुल चमकदार था, जैसे अभी अभी पेड़ से तोड़े गए हों। कानाराम अंकल जा चुके थे और दीदी अंदर आ गई। इस बात के लिए माँ और बहन उनकी खूब तारीफ करते हैं। माँ अंकल कितने अच्छे हैं, हर बार कुछ ना कुछ दे ही जाते हैं। इस कॉलोनी की छोटी सी अलग दुनिया में जहाँ रिश्ते अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, कानाराम अंकल का ये पड़ोसी प्रेम सबको अच्छा लगता था। लेकिन अगर हमें पता होता उन नींबुओं के पीछे का असली राज, तो शायद उन नींबुओं को हम छूते भी नहीं। हम जब इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे तो कानाराम अंकल की फैमिली पहले से वहां थी। वो अंकल रेलवे में टीसी की जॉब करते थे और शुरुआती दौर में हम कॉलोनी में किसी को जानते नहीं थे, इसलिए उस पड़ोस के घर से हमारी जान पहचान हो गई। उनकी वाइफ सरला आंटी बहुत भोली औरत थी। उस कॉलोनी में हम सब मिडिल क्लास फैमिली से थे। जरूरत का पूरा सामान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे जैसे कुछ महीने बीते, ऐसा लगता था कि अंकल थोड़े चिड़चिड़े से हो गए। उनकी आंखों में खुशी दिखती नहीं थी, जैसे वो चमक जो है वो गायब सी हो गई हो। चेहरे पर एक अजीब सा भारीपन और होठों पर एक बेरंग सी नकली मुस्कान। अब उनकी आवाज में एक तीखी कड़वाहट आने लगी थी। मैंने उनकी आंखें देखी थी। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि वो दारू का नशा करते थे। शाम को उनकी आवाज थोड़ी अलग हो जाती थी, जैसे वो कानाराम अंकल नहीं है। लगता है ट्वेल्थ नशे में अपनी बीबी और बेटे रोहन पर अक्सर चिल्लाना, गाली देना, बर्तनों के टूटने की आवाज, ये सुनकर समझ आ जाता था कि अंकल घर पर आ चुके हैं। महीने में 4-5 बार ऐसा होना आम बात थी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। सरला आंटी बिल्कुल शांत और धार्मिक किस्म की औरत थी और उनका बेटा रोहन भी सीधा साधा बच्चा था। मुझसे करीब 5-6 साल बड़ा होगा। उनके चेहरे पर कोई खुशी जैसा भाव नहीं था। मैं जब भी उनको देखता तो ऐसा लगता जैसे वो दोनों कानाराम अंकल के साए में चुपचाप दबते जा रहे। एक बार तो नंबर कम आने पर कानाराम अंकल ने रोहन को घर के बाहर लाकर बेड से खूब पीटा। मिसेस बेड पे उठते हैं। ये ले, हालत खराब कर दी ये उसकी। ले। रोहन भैया के पीठ पर लाल निशान आ गए थे। इतना कौन मारता है यार। वो बेचारे 2-3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले। कॉलोनी के लोगों ने अब कानाराम अंकल के घर से थोड़ी दूरी बना ली थी, जैसे उस घर की दीवारों में छिपी उस दुख भरी कहानी को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। अजीब सी मायूसी थी उस घर में। फिर कुछ महीने बाद कुछ दिनों तक उनकी बीवी और बेटा कॉलोनी में दिखे ही नहीं। जब किसी ने पूछा तो कानाराम अंकल ने सिर्फ सर हिला दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। बाद में हमें पता चला कि एक हादसे में उनकी वाइफ और बेटा दोनों मारे गए हैं। खैर, कानाराम अंकल उनका अंतिम संस्कार गांव में ही कर चुके थे। कॉलोनी में इस बात की किसी को कोई भनक नहीं थी, लेकिन बातें कहाँ छिपती हैं। वो तो कॉलोनी वालों को धीरे धीरे बाद में पता लग ही गया। कानाराम अंकल अब अकेले हो गए थे और अगले 1-2 साल वो नशे में काफी डूबे दिखते थे, जैसे उन पुरानी यादों को भूल जाना चाहते हैं।
और ऐसा हुआ भी। वो अब धीरे धीरे एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगे थे, या शायद मुझे ऐसा लगता था। वो अब अपना टाइम पास करने के लिए, या शायद उस अकेलेपन के दलदल से बाहर निकलने के लिए, अपने क्वार्टर के आगे जहाँ थोड़ी सी मिट्टी थी वहीं पर वो गार्डनिंग करने लगे। फल सब्जियां उगाना शुरू कर दिए, लेकिन गार्डनिंग भी नॉर्मल नहीं, जुनूनी तरीके से। खुरपी हाथ में लिए वो उस जमीन को खोदते मिलते। उनके हाथों की खुरपी जमीन में कुछ ऐसे चलती जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हो। उस बगीचे के पौधों में एक अजीब सी ताजगी थी, एक गहरी हरियाली। और उनके नींबू के पेड़ सीजन आने पर इतने लदे हुए मिलते थे कि सबको देखकर हैरानी होती कि आखिर अंकल डालते क्या ऐसा। कुछ लोगों ने कोशिश भी करी, कुछ लोगों ने वो बीज भी लिया, उनको उगाया, लेकिन वो बात नहीं थी। और ये तो सबको पता था कि कानाराम अंकल अपने बगीचे में कितनी मेहनत करते हैं। ये उनका एक नया चेहरा था, नए कानाराम अंकल। और इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज हमने देखा वो ये कि अब वो छोटे छोटे बेसहारा बच्चे जो स्टेशन पर अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या फिर जैसे बेसहारा होते हैं, उनकी खूब मदद करते। कानाराम अंकल की आंखों में अब वो पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। अब वो एक बहुत खुश मिजाज आदमी थे। एक बार शाम को मैं कॉलोनी में जो हमारा प्लेग्राउंड था वहीं से खेलकर वापस लौट रहा था। शाम हो चुकी थी। उनके घर के पास में पहुंचा तो अंकल ने मुझे देख लिया। अंकल ने मुझे रोका और वो जो नींबू के पेड़ थे वहां से 7-8 नींबू तोड़े और एक बच्चा जो उनके पास में खड़ा था उसके हाथ में दिए और उस बच्चे को मेरे पास भेज दिया। मैंने वो नींबू अपने पजामे के पॉकेट में रख लिए। वो बच्चा भी मेरी उम्र का था, 1 आध साल ऊपर नीचे मान लो। मैंने उसको ऐसे पूछ लिया कि वो कौन है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन से गांव से हो? उसने अपना नाम दीपू बताया और हम दोनों ने बातें शुरू कर दी। अंकल ने बोला कि स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। मैं वो हॉस्टल में रहूंगा, उधर खाना भी मिलेगा, फिर मैं खूब पढ़ाई करूंगा। वो बच्चा बहुत ही सुंदर और मासूम सा था। बहुत प्यारी स्माइल थी उसकी। कानाराम अंकल को ड्यूटी के दौरान किसी स्टेशन पे मिला था वो। अब इतनी सारी बातें होने के बाद में दीपू ने भी पूछ ही लिया मुझसे। तू कहाँ रहता है भाई? उसका भाई बोलना मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं वो सामने घर देख रहा ना, वो मेरा ही घर है, चलेगा? दीपू ने हामी भरी। मुझे लगा जैसे कि कोई एक नया दोस्त मिल गया है। मैंने कानाराम अंकल से पूछकर थोड़ी देर के लिए उसको अपने घर ले गया। हम खूब खेले, खूब हंसे। उस रात का खाना भी हमने साथ में खाया। थोड़ी देर बाद कानाराम अंकल की आवाज आई। वो गेट के पास खड़े होकर दीपू को पुकार रहे थे। दीपू, बेटा दीपू। खेलते खेलते कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा। जाने से पहले दीपू को मैंने एक फ्रेंडशिप बैंड दे दिया, एक छोटा सा नीला बैंड। और फिर कानाराम अंकल के साथ वो उनके घर चला गया। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला, मैंने कानाराम अंकल के घर की तरफ देखा। उनके घर पर लॉक लगा था। अंकल सुबह जल्दी ड्यूटी पे चले गए थे। शाम को जब मैं खेलकर वापस लौट रहा था तो देखा अंकल तो बगीचे में काम कर रहे हैं। मैंने दीपू के बारे में पूछा तो पता चला अंकल ने दीपू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया है और कभी कभी वो हॉस्टल से घर भी आ जाएगा। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था कि मैं उससे मिल नहीं पाया, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि अब तो वो स्कूल में ही पढ़ने लगा है। इस बात को लगभग 4-5 दिन ही बीते थे। मानसून आ चुका था। आज शाम को भी काफी तेज बारिश आई थी। लगभग 1-2 घंटे इतनी तेज थी कि लगा उस दिन बाढ़ ही आ जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद में हल्की हल्की रिमझिम बारिश होने लगी। मैं रोज की तरह रात को मेरा होमवर्क कर रहा था, लेकिन रह रहकर एक अजीब सी तीखी बदबू मुझे परेशान कर रही थी। ये कैसी स्मेल आ रही है? मुझे कल भी आ रही थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा आ रही है। मौसम में काफी नमी थी तो लग रहा था कि जैसे ये गंध घर के आसपास ही जम गई हो। मैंने खिड़की के बाहर झांका।
बदबू वो कानाराम अंकल के घर की तरफ से आ रही थी। कॉलोनी में घरों के पीछे एक बड़ा सा नाला भी जा रहा था। वहां कभी कोई जानवर मर जाता है या कोई कभी डाल के चला जाता है। बेचैनी से भौंकते हुए उन कुत्तों की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसी ही स्मेल मैंने पहले भी नोटिस करी थी। शायद आज भी कोई जानवर मर गया हो। ये सोचकर मैंने खिड़कियों को बिल्कुल टाइट बंद कर दिया और लगभग 10 बज गए थे, तो मेरा ये सोने का समय था। तो मैं बेड पर लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, और फिर रोज की तरह मैं मंदिर की घंटी की आवाज के साथ उठ गया। मैं हर सुबह हमारे पड़ोस के ही घर से गाय का ताजा दूध लेकर आता था, और उस दिन भी मैं हाथ में केतली लिए निकल पड़ा। रात की बारिश से जमीन अभी भी गीली थी और हवा में काफी नमी थी। सामने हमारे पड़ोसी विजय अंकल खड़े थे। दूर से देखा तो जमीन पर पड़ी किसी चीज को देखकर वो हैरान लग रहे थे। उन्होंने आवाज देकर बाकी पड़ोसियों को बुलाया। मैंने भी कदमों की चाल बढ़ा दी। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचा कि क्या है वहां पर। जब मैं उनके करीब पहुंचा तब तक 3-4 पड़ोसी आ चुके थे। सबकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वहां जमीन पर जो चीज पड़ी थी मुझे एक बार तो समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं ठिठक गया। वहां जमीन पर एक अधकटा गला सा हाथ पड़ा था। उसका रंग इंसानी खाल जैसा नहीं था, हरा पीला सा लग रहा था। उसकी नसें काली पड़ चुकी थी। उस हाथ में एक चीज जो अभी भी चमक रही थी, वो एक नीला सा फ्रेंडशिप बैंड। मुझे दीपू की याद आई। ऐसा ही नीला फ्रेंडशिप बैंड तो मैंने दीपू को दिया था। उस विचार ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि अंकल ने बोला था कि दीपू तो स्कूल में है और ऐसे फ्रेंडशिप बैंड तो न जाने कितने दुकानों पे बिक रहे होंगे। मैंने ज्यादा सोचा नहीं। फिर अब सवाल ये था कि वो हाथ था किसका। उस हाथ को देखकर सारे अंकल लोग घबराए से लग रहे थे। विजय अंकल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। मैं दूध लेकर जल्दी से वापस घर आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में वो बात चल ही रही थी। मैंने घर आकर पापा को बताया तो पापा भी शॉक्ड थे। थोड़ी देर में वहां भीड़ जुट गई थी। पुलिस पहुंच चुकी थी। स्पेशल डॉग को वो जो हाथ मिला था वो सूंघाया गया। सूंघते सूंघते वो कुत्ता कानाराम अंकल के घर की तरफ जाकर उन नींबू के पेड़ के पास लगातार भौंकने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस वाले कानाराम अंकल के घर में घुस गए। पुलिस वालों ने नींबू का जो पौधा लगा था वहां उस जगह को खोद डाला और पाया कि वहां पर किसी को गाड़ा गया है, और जिसको भी वहां गाड़ा गया था वहां पर टुकड़े टुकड़े करके गाड़ा गया था। उसका ज्यादातर शरीर सड़ चुका है। उसके ऊपर खूब सारा खाद और केमिकल भी छिड़का गया था, लेकिन वो जो तेज बारिश आई थी उसकी वजह से वो सब कुछ धुल गया था और इंसानी मांस की वो गंध कुत्तों तक पहुंच गई। बारिश की वजह से वो बगीचे की मिट्टी नरम हो गई और आवारा कुत्तों को उस जगह को खोद खोद कर उस इंसानी हाथ को निकालने में दिक्कत नहीं हुई। न जाने क्यों मुझे दीपू को दिए उस फ्रेंडशिप बैंड की बार बार याद आ रही थी। मुझे अभी भी नहीं पता था वो कौन था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक जेसीबी आती दिखी। इसने कुछ ही मिनट में कानाराम अंकल के घर के आंगन की मिट्टी को पूरा खुरच दिया। हर खुरचन के साथ एक नया राज, एक नया डर, हड्डियां बाहर आ रही थी। और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? वहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 और कंकाल मिले, जिनको लगता था कि जमीन में गाड़े हुए काफी महीने हो चुके, क्योंकि मांस पूरी तरीके से गल चुका था। अब वहां केवल हड्डियां बची थी, बस हड्डियां। और उन कंकाल को देखकर पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी कि वो सब छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। वो मासूम बच्चे जो कभी एक खूबसूरत जिंदगी जीने का सपना देख रहे थे। जमीन के नीचे कानाराम अंकल का वो गार्डन नहीं, कब्रिस्तान था।
और हर नींबू का पेड़ एक बच्चे की कब्र पर था। कॉलोनी के लोग उस घर के बाहर जितना दूर हो सके जमा हो गए। हर कोई उस गंध से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उल्टियां कर रहे थे, कुछ लोग उस हैवान की करतूतों को जानकर हैरान थे। पुलिस ने कानाराम अंकल के घर का दरवाजा तोड़ दिया और पूरे घर की तलाशी लिया। वो घर जो कभी प्यारे कानाराम अंकल का था, अब कई सारी मासूम मौतों की निशानी बन चुका था। यहाँ ये सब क्या हो रहा था, ये बच्चे कौन थे और कहाँ से आए थे, ये हम सब के लिए एक राज से कम नहीं था। लेकिन देखते ही देखते कॉलोनी में न्यूज़पेपर, रिपोर्टर्स, लोकल सोशल मीडिया चैनल्स और मीडिया पर्सन का एक सैलाब सा आ गया। कानाराम अंकल को अरेस्ट कर लिया गया था। हर टीवी स्क्रीन पर, हर न्यूज़ चैनल पर उसी गार्डन की खबर थी। अब हम सब कुछ टीवी पर लाइव देख सकते थे। उस रात हम ढंग से सो भी नहीं पाए। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में यही खबर छपी थी। उससे इस रात से धीरे धीरे पर्दा भी हट गया। दरअसल कानाराम अंकल अपनी बीवी और बेटे की मौत के बाद उनके अकेलेपन में एक नया अजीब तरह का नशा करने लगे थे, जो उनको वास्तविकता से दूर ले जाता था। लेकिन टीसी की लिमिटेड सैलरी में उस नशे के खर्चे को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। उनको उस नशे के लिए और पैसा चाहिए था। कानाराम अंकल एक साइकोपैथ बन चुके थे। उनको अभी भी उन बच्चों की मौत का कोई पछतावा नहीं था। इंस्पेक्टर, ना उनका कोई घर, ना कोई खाना देने वाला, सड़कों पर कुत्तों की मौत मर जाए तो उनको कोई पूछता नहीं। अब कैसे आपको फर्क पड़ रहा है? वैसे भी उनको आज नहीं तो कल कुत्ते की मौत मरना ही पड़ता। मैंने उनको प्यार दिया, मैंने उनको घर के आंगन में जगह दी, इज्जत से दफनाया। कहीं नहीं मिलती उनको ऐसी इज्जत। वो बच्चे जानते और मैं जानता हूँ कि मैंने उनकी कितनी हेल्प की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अच्छा ही काम किया था। मैंने तो कुछ जिंदगियां बचाई हैं। अब क्यों फर्क पड़ रहा है उनकी मौत से? कानाराम अंकल ने उस लोकल हॉस्पिटल के साथ मिलकर मानव अंगों की तस्करी शुरू कर दी थी। रेलवे में टीसी की ड्यूटी का टाइम ट्रेन की टाइमिंग पर डिपेंड करता है। कोई घंटे फिक्स नहीं होते और शिफ्ट में काम भी करना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर वो उन गरीब बेसहारा बच्चों को टॉफी, खाना, पैसे, अच्छे स्कूल या खिलौनों का लालच देकर स्टेशन से बहला फुसलाकर घर ले आता था। उनको एक दो दिन खिलाता पिलाता, उनका विश्वास जीतता और फिर एक नॉर्मल ट्रीटमेंट या एडमिशन प्रोसेस के बहाने उनको हॉस्पिटल ले जाता। हॉस्पिटल में पैसों के लालच में अंधे वो डॉक्टर उन मासूम बच्चों को बेहोश करते और ज़रूरत के हिसाब से उनके शरीर से अंग निकाल लेते और फिर छोड़ देते उनको मरने के लिए। ये बच्चे वो थे जिनका गवर्नमेंट सिस्टम में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस तरह के बच्चे बहुत ईजी टारगेट थे। इनकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई कागज कार्रवाई नहीं करनी होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई जांच नहीं बैठती। उस हैवान ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि वो काफ़ी समय से हॉस्पिटल में बच्चे सप्लाई करता था। उसका गार्डन कई सालों से उसके गुनाहों का दफन खाना था। इतनी ही जिंदगियों को वो नींबू के पेड़ के नीचे दफना चुका था। ये सोचना भी रूह कांपा देता है। घर के फ्रिज में पड़े हुए वो इंसानी मांस से सींचे हुए नींबू लग रहा था कि अभी चीख पड़ेंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि उन नींबू का क्या करना था। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि ये दुनिया और ये दुनिया के लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। और मैंने इस वाक़ये से जो सीखा है वो ये कि मुझे इंसानी खाल ओढ़े उन हैवानों से सतर्क रहना है। और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो कहीं भी हो सकते हैं। अपने ही किसी गार्डन में आप लोगों के लिए नींबू उगाते हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।